मैं दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र कृषि भूगोल के उद्देश्य एवं उसके प्रकृति और उसके विधि तंत्र अध्ययन उपागमों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कृषि भूगोल की परिभाषा, उसकी विचारधारा के विकास पर चर्चा कर थी और उसी क्रम में हम लोग आज कृषि भूगोल के उद्देश्य पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृषि भूगोल का विकास क्रम एक स्वतंत्र शाखा के रूप में जिन उद्देश्यों को लेकर के किया गया, वैसे तो ये मानव भूगोल की एक शाखा है और प्रारंभ में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही इसके अध्ययन किया जाता था, परंतु आर्थिक भूगोल में किए जाने वाले कृषि संबंधी तत्वों का अध्ययन अपने आप में एक सीमितता ही रखता है। परंतु यदि हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो कृषि भूगोल सिर्फ वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उनके निर्यात संबंधी तथ्यों का संग्रह मात्र नहीं हो सकता, अपितु यह उन उत्पादन प्रक्रमों का भौगोलिक दृष्टिकोण से विवेचन करना आवश्यक हो जाता है। अतः कृषि भूगोल का विकास अपने आप में इन लक्ष्यों को लेकर के किया गया, इन उद्देश्यों को लेकर के किया गया। कृषि भूगोल के उद्देश्य के अंतर्गत यदि हम लोग चर्चा करें तो 6 मुख्य उद्देश्य कृषि भूगोल के हैं। इनमें पहला उद्देश्य है कि स्थानीय तौर पर फसलों का, पशुपालन का और अन्य कृषि क्रियाओं का परीक्षण करना और फसलों का जो उत्पादन प्रतिरूप हैं, फसल और पशु जो संयोजन हैं, उसका स्थानीय वार आने वाले अंतर का अध्ययन करना। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में इन सब तत्वों की एक समानता नहीं पाई जाती, ये स्थानिक तौर पर इनमें अंतर पाया जाता है। क्रॉप एसोसिएशन जो है, फसल संयोजन जो है, उसमें अंतर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम पंजाब और हरियाणा को लें तो इन दोनों राज्यों में, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में कृषि की इन क्रियाविधियों के अंतर्गत फसलों के उत्पादन में, पशुपालन में, पशु संयोजन में, फसलों के संयोजन में अंतर देखने को मिलता है। अतः कृषि भूगोलवेत्ता का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रवार और प्रदेशवार इन तत्वों में आने वाली विविधताओं का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कृषि भूगोल के दूसरे प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत हम देखते हैं स्थान स्थान पर कृषि क्रियाओं के जमाव को सुनिश्चित करना, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर कृषि की जो कार्य हैं, उन कार्यों पर वहाँ की प्राकृतिक क्रियाओं का, प्राकृतिक तत्वों का, सामाजिक संरचना का, लोगों की जीवन पद्धति का व्यापक प्रभाव पड़ता है और वो अलग अलग तरीके से किसी स्थान विशेष पर सुव्यवस्थित होती हैं। इस कारण से प्रत्येक स्थान पर कृषि क्रियाओं की विविधताओं में जो अंतर आता है, उन विविधताओं का अध्ययन करना कृषि भूगोल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। कृषि भूगोलवेत्ता को इन सब चीज़ों का, इन क्रियाओं का अध्ययन करना पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि कुछ फसलों का किसी क्षेत्र विशेष में अधिक गहनता होती है, जबकि उनकी किसी दूसरे क्षेत्र में कम गहनता होती है। अतः इनकी इस गहनता के कारणों को पहचानना कृषि भूगोलवेत्ता का प्रमुख उद्देश्य है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें तो पंजाब और हरियाणा में शस्य गहनता अधिक है, जबकि राजस्थान में कम होती है। अतः इसके क्या कारण हैं? किस कारण से पंजाब में शस्य गहनता अधिक पाई जाती है, जो लगभग राज्य भारत की सबसे ज़्यादा 130 से अधिक है, जबकि राजस्थान में ये कम है? तो शस्य गहनता के क्या कारण हैं, इनको जानना कृषि भूगोल का एक प्रमुख उद्देश्य है। यदि हम लोग तीसरा उद्देश्य कृषि भूगोल का देखें तो वो इस प्रकार से हैं: फसल साचर्य और फसल मवेशी संयोजन में भिन्न भिन्न स्थानों व कालों में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना। कृषि क्रियाओं के अंतर्गत क्रॉप एसोसिएशन, फसल संयोजन और क्रॉप लाइव स्टॉक कॉम्बिनेशन, फसल पशु
संयोजन अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप है जो किसी भी क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को इंगित करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इन क्रियाओं में किस तरीके से क्षेत्रवार अंतर पाया जाता है, इसको देखना है कि जहाँ कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कई फसल संयोजन ज़्यादा पाया जाता है, कई क्षेत्रों में फसल संयोजन कम पाया जाता है। यदि हम लोग पंजाब और की बात देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले वहाँ पर और बाद के ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद की स्थितियों में वहाँ पर काफ़ी परिवर्तन आया है। और इनफैक्ट सब पहले चावल के साथ गेहूँ का कॉम्बिनेशन पंजाब और हरियाणा में यहाँ पर डेवलप हुआ है। अतः ये परिवर्तन एक समय के साथ बदलते आते हैं और कृषि भूगोलवेत्ताओं का महत्वपूर्ण लक्ष्य इन परिवर्तनों का, स्थानिक तौर पर पाई जाने वाली भिन्नताओं का, अलग अलग प्रदेशों में इन फसलों के संयोजन का अध्ययन करना है जो एक समय के साथ अंतर के साथ बदलता हुआ चला जाता है। कृषि भूगोल के चौथे प्रमुख उद्देश्य के रूप में देश व प्रदेश में सर्वत्र फसलों का उत्पादन, उपलब्धि के अंतरण का अध्ययन करना है। क्योंकि कृषि व्यवस्था में हम देखें तो कई सारी कम्युनिटी अलग अलग फसलें उत्पादन होती है और उनका एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में उत्पादन में अंतर पाया जाता है, उनकी उत्पादन की विशिष्टता में अंतर पाया जाता है, मात्रा में अंतर पाया जाता है। अतः प्रदेशों में होने वाले इन कृषि उत्पादनों का, वितरणों का अध्ययन करना कृषि भूगोलवेत्ता का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कहाँ किस वस्तु का उत्पादन अधिक हो रहा है और कहाँ पर ये कम हो रहा है। इस वितरण का अध्ययन हम राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और अंतर प्रादेशिक स्तर पर किया जाना चाहिए, और ताकि किसी भी क्षेत्र में उस फसल के उत्पादन की गहनता को और उत्पादन के संबंधी कारकों को आसानी से समझा जा सके। कृषि भूगोल के 5वें उद्देश्य के अंतर्गत लघु स्तर पर कृषि संबंधी पिछड़ी दशाओं के उत्तरदायी कारणों का पता लगाना या वह उत्पादकता वृद्धि के उपाय व रणनीति करना। कृषि भूगोल सिर्फ इन क्रियाविधियों को जानने का है उपाय मात्र नहीं है, जानने का अध्ययन मात्र नहीं है, अपितु कृषि संबंधी दशाओं में जहाँ जिन क्षेत्रों में पिछड़ापन है उस पिछड़ापन के क्या कारण हैं, क्यों वहाँ पर कृषि पिछड़ी हुई है और किन कारणों की वजह से वहाँ पर कृषि का विकास अवरुद्ध है, इनको जानना और उत्पादकता की वृद्धि के लिए वहाँ क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके लिए योजना बनाना कृषि भूगोल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कृषि क्षेत्र में इस तरीकों को लेकर के काफ़ी काम किया गया और इसका एक हम लोग महत्वपूर्ण प्रकरण देखते हैं कि हरित क्रांति की योजना और हरित क्रांति का सफल होना भारत में इस तरीके की एक रणनीतिक योजना के अंतर्गत था। और कृषि की अवस्थाओं को, वहाँ के पिछड़ेपन के कारकों को देख करके उनके विकास के प्रयास किए गए और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया गया और इसका परिणाम हुआ कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कई राज्यों में हरित क्रांति ने उत्पादकता को बढ़ाया है। इसके पश्चात भी ये प्रयास निरंतर जारी है और पिछड़ी हुई कृषि की दशाओं का अध्ययन करके वहाँ पर उसके विकास का प्रयास किया जा रहा है। ये कृषि भूगोल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। कृषि भूगोल के अंतिम मुख्य उद्देश्य में कृषि व व्यापार में आने वाली बाधाओं व रुकावटों को दूर करने संबंधी सुझाव देना। कृषि भूगोलवेत्ता सिर्फ कृषि संबंधी क्रियाओं का अध्ययन ही नहीं करते हैं, अपितु ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि कृषि और व्यापार के मध्य किस तरीके के संबंध हैं, क्योंकि कृषि को करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उसका उपलब्ध और बाजार की उपलब्धता होना भी आवश्यक है। कृषि उत्पादनों का एक अच्छे मूल्य पर बाजार में पहुंचना और किसानों को मूल्य प्राप्त होना आवश्यक है, ताकि किसान कृषि को उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। और कृषि भूगोल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कृषि और व्यापार के संबंध में किस तरीके की बाधाएं हैं और उन रुकावटों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, अर्थात किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर बाजार किस तरीके से मिल सके और व्यापार संबंधी क्रियाविधियों को किस तरीके से लागू किया जाए, ये कृषि भूगोल के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल होता है। और सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि विकसित जो देश हैं उन विकसित देशों में कृषि को विकास के लिए एक तरीके से कृषि उद्योग की स्थापना की गई है, ताकि कृषि और उद्योगों का संयोजन होने के पश्चात उद्योगों को कृषि की जिन उत्पादों की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को तुरंत प्रभाव से सीधे तौर पे किसानों से जोड़ करके उनको देखा जाता है और उनको वो उपलब्ध कराया जाता है। अतः कोई बड़ी कंपनी या उद्योग
इन उत्पादों के लिए सीधे किसानों से अपना एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करके वो उन उत्पादों को उनका मूल्य चुका करके वहाँ से उठाते हैं या अपनी आवश्यकता के अनुरूप उत्पादों का उत्पादन वो करवाते हैं। इस तरीके से कृषि भूगोल के उद्देश्यों में निरंतर प्रगति और विस्तार हुआ है और कृषि भूगोल अब वर्तमान समय में वर्तमान आधुनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण विकास करने वाला विषय बन करके उभरा है। हम कृषि भूगोल की प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि कृषि भूगोल की प्रकृति किस तरीके से है। कृषि भूगोल अपने आप में एक व्यापक विषय के रूप में प्रचलित हो चुका है और इसे देखा जा चुका है। यदि हम भूगोल की मूल प्रवृत्ति की ओर जाएं तो भूगोल धरातल पर मानवीय अंतर संबंधों का क्रियाओं का अध्ययन है। इन मानवीय अंतर संबंधों और क्रियाओं में दोनों ही प्रकार के घटक सामने आते हैं जो मनुष्य अपने भौतिक वातावरण से क्रिया करके धरातल पर अपने बुद्धि कौशल और तकनीक से जिन प्रतिरूपों का विकास करता है उन प्रतिरूपों के विकास मानवीय भूदृश्यों के रूप हैं। इन क्रियाओं में मानव के द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाएं हैं। इन आर्थिक क्रियाओं में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है और कृषि एक व्यापक और सर्वव्यापी विषय के रूप में है। यदि हम पूरे विश्व के संदर्भ में देखें तो विश्व के सभी देशों में छोटे बड़े देशों में कृषि क्रियाविधि पाई जाती है। अतः कृषि एक विश्व वितरण का विषय है। ऐसी स्थिति में कृषि के अंतर्गत भूगोल की महत्वपूर्ण विषय वस्तु धरातल अर्थात भूमि और उस भूमि के साथ मनुष्य के तकनीक और कौशल के अंतर संबंधों को समावेशित करके इस कृषि तंत्र का विकास किया जाता है। अतः कृषि भूगोल की प्रकृति कृषि भूदृश्य के अंतर संबंधों में मानव और उसके पर्यावरण के साथ जोड़ करके देखी जाती है। और कृषि भूगोल की प्रवृत्ति को हम लोग मैकिन्डर के विचार से यदि हम लोग देखें तो हम पाते हैं कि कृषि भूगोल क्या है। ज्योग्राफी इज अ साइंस आर्ट्स एंड फिलॉसफी बाय द नेचर। अर्थात ज्योग्राफी एक अपनी प्रकृति के अनुसार विज्ञान है, कला है और दर्शन है। इसी तरीके से यदि हम लोग कृषि भूगोल की बात करें तो ये एक विज्ञान है, आर्ट है और फिलॉसफी है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसमें साइंटिफिक या वैज्ञानिक विधि तंत्र का उपयोग कृषि उत्पादनों में किया जाता है। कला क्यों है? क्योंकि कृषि पर के प्रतिरूपों के विकास में मानवीय दक्षता और श्रम और उसकी भावनात्मक संरचनाओं को लगती है। और दर्शन यदि विचार के दृष्टिकोण से कहें तो कृषि अपने आप में जगत की उत्पादकता का, सृष्टि के विकास का और प्रकृति के साथ समायोजन का और प्राकृतिक जैविक घटक का एक महत्वपूर्ण अंग बनती है। अतः कृषि भूगोल की प्रकृति अपने आप में एक विशेष और उत्कृष्ट हो जाती है जो मानव को उसके वास्तविक उद्देश्य के साथ, उसके लक्ष्य के साथ अंतर संबंधित करके रखती है। हम कृषि भूगोल की प्रकृति के साथ साथ कृषि भूगोल के अध्ययन के विधि तंत्र का